कार्तिक सर। कार्तिक सर। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं सबिहा स्वागत करती हूँ आपका प्लूटस आईएएस के डेली करंट अफेयर सीरीज में। आज मैं लेके आई हूँ कुछ नई सुर्खियों को आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली खबरों की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके और आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला ही टॉपिक जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है वो है बिहार का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ठीक है, ये जो आज का पहला टॉपिक है वो बिहार से और बिहार के बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार पे से इसका एग्जाम होने वाला है। वेरी गुड मॉर्निंग पिंटू जी, वेरी गुड मॉर्निंग अनु जी, सभी को गुड मॉर्निंग। मेरे ऑनलाइन और ऑफलाइन बच्चे सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। हालिया खबरों के अनुसार बिहार को देश के नए परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र मिलेगा। यह घोषणा पटना में पूर्वी क्षेत्र के विद्युत मंत्रियों की पांचवी बैठक में केंद्रीय विद्युत मंत्री ने की है। कौन सी बैठक थी? पांचवी बैठक थी। इसके तहत बिहार में लघु मॉड्यूलर रिएक्टर आधारित संयंत्र स्थापित किया जाएगा। यह बिहार के कहाँ पे? नवादा जिले के राजौली में। नवादा के राजौली में, जगह का नाम याद रखिएगा आप लोग। पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। इसकी कुल क्षमता 2000 मेगावाट होगी, जिसमें 4 यूनिट प्रत्येक 500 मेगावाट बिजली उत्पन्न होगी। इसके संयंत्र के लिए लगभग 30 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी, जिसे राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कहाँ पे? नवादा के रजौली में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा जो बिहार में अपनी तरह का पहला होगा। ठीक है, और दूसरी ये चीज इसमें बताने की कोशिश कर रहा है कि 500 मेगावाट होगा और बिजली उत्पन्न करेगा। 2000 मेगावाट की क्षमता इसकी, जो 500 मेगावाट बिजली उत्पादन करेगा, और इसके लिए 30 एकड़ भूमि की आवश्यकता पड़ेगी जो राज्य सरकार के द्वारा ये किया जाएगा। वेरी गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। संयंत्र में बिहार में बिजली की कमी दूर होगी, औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, तकनीकी उन्नति को गति मिलेगी। यह संयंत्र स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर तकनीक पर आधारित होगा, जो पारंपरिक रिएक्टरों की तुलना में अधिक सुरक्षित, लागत कम और लचीला होगा। ठीक है, तो ये इतनी सारी खासियत है इसकी और इतने सारे इसके बेनिफिट्स होंगे लगाए जाने के। वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट में 20,000 करोड़ रुपए का आवंटन के साथ परमाणु ऊर्जा मिशन की शुरुआत की गई है। यानी 2025-26 का जब बजट पेश हुआ तो उसमें 20,000 रुपए के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता को 2047 तक 100 गीगावाट तक बढ़ाना है। और क्यों करना है? क्योंकि भारत का लक्ष्य है कि 2047 तक भारत को एक विकसित भारत के रूप में विकसित करना है, और दूसरा उसके पीछे ये है कि 2070 तक हमें नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करना है ना। तो बिहार का जो लक्ष्य नेट जीरो प्राप्त करने का वो 2047 रखा गया है। इसीलिए कोशिश किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाए, सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाए, पवन ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाए, लोगों की जो निर्भरता है पेट्रोल और डीजल पे उसको कम किया जाए। इन सब चीजों पे फोकस किया जा रहा है। इस मिशन के तहत स्वदेशी तकनीक विशेषकर स्मॉलर मॉड्यूलर रिएक्टर के अनुसंधान एवं विकास को प्राथमिकता दी गई है। 2030 तक कम से कम 5 स्वदेशी स्मॉलर मॉड्यूलर रिएक्टर विकसित और संचालित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। यानी 2030 तक कितने स्मॉलर मॉड्यूलर रिएक्टर को बनाया जाएगा? तो लगभग 5 की है ऐसी योजना। कितना सफल होगा वो देखा जाएगा। तब तक उम्मीद करती हूँ कि ये सब चीजें आप लोग उसको प्लान में लाने का काम करें, कहीं ना कहीं सक्सेस हो जाए, कहीं ना कहीं जॉब में हो जाए, ताकि ये सिर्फ पढ़ना पड़े कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था खबरों में। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर उन्नत परमाणु तकनीक है जिनकी क्षमता 300 मेगावाट तक होती है। जो
पारंपरिक इलेक्ट्रॉन की तुलना में लगभग एक तिहाई है। इसकी डिजाइन, कॉम्पैक्ट, लागत कुशल और अधिक सुरक्षित है, जिससे निर्माण समय और लागत कम होती है। तकनीकी विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है जहां बिजली की मांग कम या भौगोलिक चुनौतियां ज्यादा है। ठीक है, परमाणु ऊर्जा मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि कौन सा कथन सही है। इसी टॉपिक से रिलेटेड ये प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। पहला है, 2025-26 के केंद्रीय बजट में 20,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ परमाणु ऊर्जा मिशन की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा ऑप्शन है, इसका उद्देश्य भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता को 2047 तक 100 गीगावाट तक बढ़ाना है। आपके स्क्रीन पे ऑप्शन लिख रही हूँ। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसी के साथ आप लोग इसका उत्तर दीजिए हमें कमेंट करके। तब तक मैं अगले टॉपिक पर चलती हूँ और देखती हूँ कि अगला टॉपिक क्या है। यूनेस्को स्थल बना सलखन फॉसिल पार्क। कहाँ पे है सलखन फॉसिल पार्क? क्या होता है सलखन, ये जानेंगे हम लोग। देखिए पिंटू जी का आंसर आ गया है। मैं एक बच्चे का कंसर्न है कि मैम बीपीएससी के लिए स्ट्रेटजी बता दीजिए। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि आज ही यूट्यूब पे ही आप लोग के लिए बीपीएससी के लिए एक स्ट्रेटजी, आज नहीं तो कल कंफर्म आप लोग के लिए स्ट्रेटजी बता देंगे, क्योंकि लगभग हमको लगता है कि 56-57 दिन और बचे हुए हैं। 30 सितंबर 30 अगस्त भी अगर मानते हैं तो 56-57 दिन, या 10 सितंबर संभावित दे दिया बीपीएससी ने, तो 10 सितंबर अगर मानते हैं तो मान के चलो कि 60-62 दिन बचे हुए हैं आपके पास। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाल ही में सलखन फॉसिल्स पार्क को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। यह मान्यता उत्तर प्रदेश की जैविक सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यदि यह प्रक्रिया सफल रहती है तो यह पार्क वैज्ञानिक अनुसंधान और पारिस्थितिकी पर्यटन का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन जाएगा। यानी ये कहाँ पे है, यूनेस्को फॉसिल्स पार्क जो है, जो सलखन पार्क है वो उत्तर प्रदेश में है, और इसे जैविक पार्क के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई है। जी, पिछले क्वेश्चन का मेरे ऑफलाइन सारे बच्चों का आंसर आ गया और ऑनलाइन में सिर्फ पिंटू जी का आंसर आया हुआ है। थोड़ा एक बार एक नजर डाल लेते हैं तब आगे बढ़ेंगे। पिंटू जी ने आंसर सी दिया है, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि पहला ऑप्शन जो 2025-26 की केंद्रीय बजट में 20,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ परमाणु ऊर्जा मिशन की शुरुआत की गई थी, तो मैंने पिछले स्लाइड पे आप लोग को पढ़ाया था। देखिए ये है 2025-26 में केंद्रीय बजट। ठीक है, पिछले वाले क्लास में जब लास्ट सैटरडे को मैंने क्लास लिया था, अभी तो 2-3 दिन से थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं नहीं आ रही थी। तो एक बच्चे का कहना था कि मैम आप क्वेश्चन कहाँ से लाती हो, सोर्स बता दीजिए ताकि मैं हम लोग पढ़ के आया करें। तो मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन मेरे इसी, आप जब मुझे सुनोगे ध्यान से तो इसी आपको स्लाइड पे भी दिखेंगे और मैं समझाती भी हूँ। कुछ टॉपिक ऐसे भी होते हैं जो स्लाइड पे नहीं दिखेंगे, लेकिन मैं बोलती जरूर हूँ उस टॉपिक को। ठीक है, तो आप जब ध्यान से सुनोगे तो सही आंसर कर पाओगे। और दूसरा जो ऑप्शन था, इसका उद्देश्य भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता को 2047 तक 100 गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य है। तो ये देखिए ये वाला दूसरा है, इसका उद्देश्य भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता को 2047 तक 100 गीगावाट। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर सी होगा। एक और दो दोनों सही। वेरी गुड पिंटू जी, और ऑफलाइन बच्चे भी वेरी गुड। यह पार्क उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है और भारत के सबसे प्राचीन जीवाश्म स्थलों में से एक है। पार्क में पाए गए जीवाश्म लगभग 1.4 अरब वर्ष पुराने हैं, जो पृथ्वी पर जीवन के प्रारंभिक संकेत का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। जीवाश्म में शैवाल और एस्ट्रोथोलाइट शामिल हैं, जो समुद्री तल पर पाई जाने वाली जीवाणुओं द्वारा निर्मित संरचना होती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2013 में इस पार्क के संरक्षण और विकास के लिए 1.25 करोड़ की राशि की स्वीकृति दी थी। 2024 में उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म बोर्ड, विकास बोर्ड और बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो साइंस के बीच एक समझौता हुआ था। ये नाम याद रखिएगा, कहाँ पे 2024 में उत्तर प्रदेश के इको टूरिज्म के में विकास बोर्ड और बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पोलियो साइंस के बीच एक समझौता पे हस्ताक्षर किया गया था, जिसके तहत
वैज्ञानिक अध्ययन अनुसंधान कार्य किए गए हैं। इसका महत्व यह है कि इस पार्क में विभिन्न प्रकार के गुंबदाकार, स्तंभाकार और परतदार स्ट्रोमेटालाइट्स पाए गए हैं, जो पुराने समय में जल की गहराई, तलहटी और लहरों की गतिविधियों में हुए बदलाव के कारण दर्शाते हैं। यह प्री कैम्ब्रियन युग की झलक को भी प्रदर्शित करते हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये पार्क कितना ज्यादा पुराना है और इसके क्या महत्व है। यह वो स्थल होते हैं जिन्हें यूनेस्को द्वारा उनके अद्वितीय सार्वभौमिक मूल्य के लिए मान्यता दी जाती है। ठीक है, इन स्थलों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौता होता है। इसे विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर संरक्षण संधि भी कहा जाता है। ठीक है, इसी टॉपिक से रिलेटेड एक प्रश्न है आपके स्क्रीन पे और वो ये है कि संलग्न जीवाश्म पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ठीक है, मैं ऑप्शन लिख रही हूँ आपके स्क्रीन पे। रेणुकूट, ऑप्शन बी है सोनभद्र, ऑप्शन सी है बलिया एंड ऑप्शन डी है मिर्जापुर। आप इसका उत्तर हमें कमेंट करके बताइए, तब तक मैं अगले टॉपिक पर चलती हूँ और देखती हूँ कि अगला टॉपिक क्या है। नागपुर गोवा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना की शुरुआत की जा रही है, तो इसको थोड़ा सा देखेंगे हम लोग कि क्या क्या है इसमें। मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, सबके, ऐसा नहीं है। हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल ने नागपुर गोवा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना में तेजी लाने के लिए कितना, तो 2,787 करोड़ रुपए के प्रावधान को मंजूरी दिया है। ठीक है, यह एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र गोवा सीमा के पूर्व में वर्धा जिले से पश्चिम में पात्रा देवी सिंधुदुर्ग जिले को जोड़ेगा। याद रखिएगा किस किस को जोड़ रहा है, ये कह रहा है कि महाराष्ट्र गोवा सीमा को पूर्व में वर्धा जिले से पश्चिम में पात्रा देवी सिंधुदुर्ग जिले को जोड़ेगा। एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 802.6 किलोमीटर है। एक्सप्रेसवे से नागपुर गोवा तक की यात्रा कम से कम 18 घंटे से घट करके 8 घंटे तक रह जाएगा, यानी सफर क्या होगा और नजदीक हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ठीक है, यह एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र के 12 जिलों से होकर गुजरेगा। कौन कौन से 12 जिले हैं, जैसे कि वर्धा, हिंगोली, नांदेड़, परम मंडी, भिंड, लातेर, धाराशिव, सोलापुर, सांगली, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग और याल्दो। ये इतने जिले हैं जो महाराष्ट्र से कवर करेंगे इसको। ठीक है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, सभी जिले दिख रहे होंगे आपको अलग अलग। देखिए जैसे लातूर है, हिंडोली है, आपको कैलाशपुर है, ये सारे जिले, जैसे ये गोवा से शुरू हो रहा है और यहाँ तक आपको दिख रहे होंगे। ठीक है ना, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और इसको हटा देंगे, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये 12 महाराष्ट्र के 12 जिले और ये तो गोवा है। ठीक है, इसीलिए इसको दिखाया है मैप में। एक्सप्रेसवे को बाद में, पिछले क्वेश्चन का आंसर आ गया है उत्कर्ष जी का, थोड़ा सा एक नजर डाल लेते हैं क्वेश्चन पे, इन्होंने आंसर रिप्लाई किया हुआ है। इन्होंने आंसर दिया हुआ है बी, जो कि बिल्कुल सही है, सोनभद्र में ही है, जैसे कि मैंने स्लाइड पे पढ़ाया भी कि देखिए उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में, तो सोनभद्र जिले में। ठीक है, एक्सप्रेसवे को बाद में गोवा महाराष्ट्र सीमा पर कोंकण एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। यह राजमार्ग कई प्रमुख धार्मिक स्थलों को जोड़ेगा, जिसमें माहूर, लूजापुर, कोल्हापुर शक्तिपीठ और अम्बोज गोसाई जैसे तीर्थ स्थल शामिल है। यह मुकुंदराज स्वामी जोगई देवी जैसे संतों के मंदिर और महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंगों को भी जोड़ेगा। अन्य पवित्र स्थान जैसे कि पंढरपुर में भी विठल रुक्मणी मंदिर, करंज, अंकलोड, गंगापुर, नसोबाजी,
आडाम्बर और दंत गुरु मंदिरों को जोड़ेगा, यानी बहुत सारे मंदिरों को भी जोड़ने का काम करेगा। सभी बच्चों का आंसर सही है, वेरी गुड, सभी का आंसर सही है, पिंटू जी, अनु जी, सभी का। वित्तीय एवं भूमि अधिग्रहण विवरण भूमि अधिग्रहण के लिए हुंडाल्को को द्वारा 12,000 करोड़ रुपए करंट स्वीकृति दी गई है। इस निधि से लगभग 75,000 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जाएगी। परियोजना महाराष्ट्र एमआरडीसी सड़क विकास निगम संपूर्ण परियोजना के कार्य निगम के लिए जिम्मेदार होगा, यानी इस पूरे कार्य को संभालेगा कौन? ये, ठीक है, यही संचालित कर रहा है। अगला जो क्वेश्चन है इसी टॉपिक से रिलेटेड आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, वो है सर्टिफिकेट एक्सप्रेसवे परियोजना महाराष्ट्र की कितने जिलों से होकर गुजरेंगे? ठीक है, तो आपके स्क्रीन पे ऑप्शन लिख रही हूँ। ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 15 एंड ऑप्शन डी है 27। तो आप इसका उत्तर हमें कमेंट करके बताइए, तब तक मैं अगले टॉपिक पर चलती हूँ, देखती हूँ कि अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, अगला टॉपिक जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है वो है एफडीआई को लेकर के कुछ निर्देश। क्या है एफडीआई, क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। हाँ, बताइए। ठीक है, मैं अभी बताऊंगी आपको कि एफडीआई का ज्यादा निवेश भारत में कैसा है या नहीं होना चाहिए, या इसके पीछे रीजन क्या था कि प्रतिबंधित किया गया था। नहीं, 100% निवेश सभी जगह नहीं है। सिर्फ बीमा सेक्टर के लिए इस बार के बजट में, जब केंद्रीय बजट पेश किया गया तो उस समय, इस बार के बजट में 2025-26 के बजट में एफडीआई को बीमा सेक्टर में 100% तक का निवेश दिया गया है। लेकिन उसकी शर्त यही होगी कि उस निवेश से जो फायदा होगा उसका इन्वेस्टमेंट भी आपको भारत में ही करना होगा, तभी आप 100% तक निवेश कर सकते हो। थोड़ा हम लोग आंसर देख लेते हैं, सारे बच्चा लोग का आंसर आ गया तो एक बार आंसर भी देख लेते हैं। सभी बच्चों ने ए आंसर किया है, जो कि बिल्कुल सही है। और ये स्लाइड मैंने अभी पढ़ाया था थोड़ी देर पहले। देखिए, 12 जिलों से होकर के गुजरेगी, वेरी गुड, मेरे सारा बच्चा लोग का आंसर सही है। नमस्ते लड्डू जी, नमस्ते। ठीक है, अप्रैल माह में भारत को शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रूप में 3.59 अरब डॉलर प्राप्त हुए हैं। पिछले 35 महीनों में सबसे अधिक है और पिछले साल की तुलना में लगभग दोगुना है। मार्च 2025 में भारत के शुद्ध एफडीआई का 438 मिलियन डॉलर का निकासी हुआ था। 2024-25 की पिछली 9 में से 6 तिमाहियों में शुद्ध एफडीआई गिरावट दर्ज की गई है। बोल रहा है कि इस वर्ष एफडीआई में इतना मुनाफा हुआ है, तो उसके पीछे रीजन क्या है एफडीआई के मुनाफा होने का, और अगर हुआ है तो इसके क्या लाभ है, क्या नुकसान है। पहले एक बच्चे का कंसर्न है मेरे ऑफलाइन, तो मैं थोड़ा सुन लेती हूँ उनकी बात को। देखिए, जैसा कि आपने अभी सवाल किया कि मैम एफडीआई 100% निवेश जरूरी है, या क्या सही है क्या गलत है ना। तो मैं आपको बता दूं कि एफडीआई का 100% निवेश क्यों भारत में प्रतिबंधित किया गया था। जैसे कि 1991 का जब दशक था और जब भारत एलपीजी को अपना रहा था, ठीक है, तो भारत ने शौक से एलपीजी को नहीं अपनाया, है ना। रीजन उसके पीछे क्या था? अपनाने का मजबूरी थी भारत के पास, क्योंकि भारत का राजकोष पूरी तरह खाली था। भारत के पास केवल इतनी ही करेंसी थी, या इतने ही पैसे थे, या इतने ही धन थे कि पूरे भारत की जनता को केवल 10 दिनों तक जिला सकता था, खिला सकता था। हाँ, हाँ, बिल्कुल लेके आइए सबको लेके आइए। तो ये जो है, हाँ, तो खिला सकता था। तो उसके पीछे रीज़न ये हुआ कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने शर्त रखी थी कि जब तक आप हमें एलपीजी को नहीं अपनाते, तब तक हम आपको फाइनेंस नहीं करेंगे, हम आपको कर्ज नहीं देंगे। तो भारत ने मजबूरी में जब अपनाया, तो अपनाने से पहले भारत की अपनी एक रणनीति थी, एक बैकग्राउंड था जो तैयार किया गया। और वो बैकग्राउंड ये था कि बैंकों से लेकर के और बाकी सभी चीजों में एफडीआई के निवेश को लिमिटेशन के साथ रखा गया था। शुरू में जब अपनाया गया था तो ओनली 17% था, 17%। फिर बाद में उसे बढ़ा करके 20 किया गया, फिर लास्ट तक ये हुआ कि 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए एफडीआई निवेश। और उसके बाद से अभी वर्तमान में आप देख ही रहे हैं कि लगभग 70-75% चला गया है, किसी किसी सेक्टर में 100% भी दे दिए गए।
तो आखिर क्या रीज़न था एफडीआई निवेश का इतना ज़्यादा बढ़ जाना और क्यों रोका गया था? जैसे सपोज़ मान लो इसलिए रोका गया था कि भारत के बाज़ारों में उतनी ताकत नहीं थी। क्यों? क्योंकि भारत तुरंत ही अभी आज़ाद हुआ था। उसके अलावा आर्थिक मंदी के दौर से गुज़र रहा था, राजकोष में उतने पैसे नहीं थे, आबादी इतनी ज़्यादा भारत की, सभी चीज़ें को बैलेंस करना था। इसलिए एफडीआई को निवेश किया गया। सपोज़ मान लो कि 2 कपड़े की दुकान है, ठीक है? 2 किसकी? कपड़े की दुकान है। एक कपड़े की दुकान इंडियन है, ठीक है? जैसे मान लो यही मान लेते हैं हम लोग। ये क्या है? ये फ़ॉरेन लिखा हुआ है ना, तो ये विदेशी है। सपोज़ मान लो ये विदेशी है, मैं लिख देती हूँ। क्या है? कपड़े की दुकान है और ये क्या है? भारत है अपना, इंडिया लिखा हुआ है ना। तो ये 2 हमने कपड़े की दुकान भारत में स्थापित किए, ठीक है? यहाँ पे एक शर्ट बिक रहा है या जूता कुछ भी मान लो, मैं शूज़ लिख देती हूँ या शर्ट लिख देती हूँ, ठीक है? यहाँ की दुकान में एक शर्ट बिक रहा है जिसकी कीमत 500 है और यहाँ की दुकान में भी एक शर्ट बिक रहा है जिसकी कीमत क्या है? 500 है। दोनों दुकान पे शर्ट बिक रहे हैं, दोनों की कीमतें क्या है? 500-500 रुपए ही है। लेकिन इसकी कीमत के अलावा इसकी क्वालिटी भी अच्छी है। क्योंकि इसे इस ये कंपनी बड़ी है ना, ये 500 में अच्छी शर्ट दे सकती है, ये इन्वेस्टमेंट कर सकती है। लेकिन यही ये वाली जो कंपनी है, ये 500 में दे तो रही है, लेकिन इसके शर्ट की क्वालिटी खराब है या ड्रेस की क्वालिटी खराब है। बिल्कुल, बिल्कुल, आप देख के पढ़िए, हमने कहाँ मना किया आपको। तो इसकी क्वालिटी क्या है? खराब है। तो हम अगर मान लो सामान खरीदते हैं, ठीक है? सामान जब खरीदें तो हम देखेंगे ना क्वालिटी चेक करते हैं कि किसकी क्वालिटी ज़्यादा बेटर है। अगर 500 रुपए में ही मुझे इस दुकान से क्वालिटी के साथ अच्छे कपड़े मिल रहे हैं, तो हम क्यों उसको खरीदेंगे? सवाल ये उठ रहा है। हम नहीं खरीदेंगे ना, हम खरीदना छोड़ देंगे। तो जब हम इससे नहीं खरीदेंगे और इसके प्रोडक्ट को खरीदेंगे तो प्रॉफिट किसको मिलेगा? इसी को मिलेगा। और जो प्रॉफिट मिलेगा, जो भी पैसा इसके पास आएगा, ये कहाँ जाएगा? फॉरेन जाएगा क्योंकि कंपनी कहाँ की है? विदेश की है। तो पैसा कहाँ इन्वेस्ट होगा? वो विदेश में जाएगा और जब विदेश में जाएगा, तो ये कंपनी क्या होगी? प्रॉपर लॉस में जाएगी। आप देख सकते हैं रीज़न इसके पीछे जैसे कि बड़ी-बड़ी जो कंपनियाँ हैं विदेश की, जैसे अमेज़न हो गया फ्लिपकार्ट वगैरह हो गए, तो उसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जो भारतीय बाज़ार है वहाँ से शॉपिंग करना हमने छोड़ दिया, बाज़ारों की जो भीड़ है वो कम हो गई, तो कई सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं और धीरे-धीरे एक समय आने के बाद ये दुकान क्या है भारत वाली उखड़ जाएगी, क्योंकि उसे रेंट भी देना है, उसके यहाँ जो काम कर रहे हैं लोग उनको भी पैसे देने हैं। तो एक तो बेरोज़गारी को तो जन्म दिया ही क्योंकि मान लो अगर इस दुकान पे 4 लोग भी अगर काम कर रहे हैं और अगर ये दुकान बंद हो जाती है, तो ये 4 लोग बेरोज़गार हो जाएँगे ना। इनके पास काम नहीं बचेगा। अब जब ये 4 लोग इसके पास काम माँगने के लिए जाएँगे, तो ये अपनी शर्तों पे, कम पैसों पे काम देगा। तो उनके जीवन की जो गुणवत्ता है वो खराब होगी, क्योंकि पैसे से ही जीवन है ना। पैसा जितना अच्छा आपके पॉकेट में जैसे आप मान लो आप लोग स्टूडेंट हो, जैसे घर से जब पैसे आते होंगे शुरू में, मंथ के शुरू में जैसे अभी मंथ शुरू हो गया 3 जुलाई है आज, तो अगर जब शुरू में पैसे आते होंगे तो पॉकेट में खूब वज़न रहता होगा। खूब खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, दोस्तों के साथ सिनेमा जाते हैं, जो मर्ज़ी वो करते हैं। लेकिन मंथ के एंड में जब आते होंगे तो पैसे खत्म हो जाते हैं, है ना? तो अब वेट होता है कि घर से पैसे आएँगे तब हम अपना खर्च करेंगे। तो अगर मान लो वो सोर्स भी अगर आपके पास बंद हो जाए सपोज़, तो फिर आप क्या करोगे? धीरे-धीरे बंद करके कॉपी-किताब बंद करके बढ़िया बिस्तर लपेट के कहाँ जाना होगा? घर वापस जाना होगा। यही रीज़न था। तो ये जब ऐसी परिस्थिति आती है और दुकानें जब बंद हो जाती हैं, ठीक है? तो दिक्कतें होंगी, बेरोज़गारी को जन्म देगा भारत में। कोई बात नहीं लड्डू जी, आप पढ़िए, कल बुला लीजिएगा उनको, कोई बात नहीं। आप लोग का यही प्रेम मुझे मोटिवेट करता है कि मैं डेली लाइव आऊँ। थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरे साथ कनेक्ट हुए। वैसे तो नेगेटिव कमेंट्स भी आते रहते हैं बट हाँ, कुछ बच्चे हैं जो मोटिवेशन है मेरे लिए कि मैं डेली लाइव आऊँ। थैंक यू। ठीक है, तो ये यही रीज़न था कि एफडीआई को क्या किया गया था कि प्रतिबंधित किया गया था कि हम उतना ही रखेंगे भारत के बाज़ारों में, जितना कि भारत की बाज़ार उसके साथ प्रतिस्पर्धा कर सके। ठीक है? यही हुआ था बैंकिंग में। बैंकिंग सेक्टर में भी यही किया गया था कि एक था यूनिवर्सल बैंकिंग और एक था नैरो बैंकिंग। यूनिवर्सल बैंकिंग का मतलब कि छोटे बैंकों का बड़े बैंकों में विलय किया जाए और नैरो बैंकिंग का मतलब कि छोटी बैंक ऐसे लोगों को ऋण नहीं देगी जहाँ जोखिम हो। ठीक है?
हाँ, बिल्कुल। समझा देती हूँ मैं। जैसे कि मैंने अभी एक टर्म यूज़ किया नैरो बैंकिंग या यूनिवर्सल बैंकिंग। नैरो बैंकिंग और यूनिवर्सल बैंकिंग में जैसे आप लोग देखते होंगे ना कि इतने बैंकों का विलय बड़े बैंकों में दिखते हैं किया गया, 2 बैंकों का विलय तीसरे में किया गया, चौथे में किया गया। तो आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? नहीं, किसी एक बैंक को जैसे बहुत सारे बैंकों का विलय 1969 के बाद से एसबीआई में किए गए। जितने एसबीआई के छोटे-मोटे जो ब्रांच थे, वो स्टेट बैंक ऑफ त्रावणाकोर, स्टेट बैंक ऑफ तमिलनाडु, ऐसे करके जितने भी थे ना, उन सबका विलय करके एसबीआई के साथ मर्ज कर दिया गया। क्यों मर्ज किया गया उसको? रीज़न ये था कि एक ऐसा बैंक तैयार करना है, जैसे सपोज़ मान लो कि हम यहाँ पे कितना ये क्या है? ये है एसबीआई। ठीक है? और यहाँ पे हमने 2-3 छोटे-छोटे बैंक खोल दिए, कोई भी मान लो एक्स वाई जेड जो भी है। और सबके पास 10-10 रुपए की पूंजी हमने रखी हुई है कि इनकी पूंजी कितनी है टोटल 10 रुपए की। अभी मान लो इन बैंक और यहाँ पे एक हमने खोल दिया, एक फॉरेन बैंक खोल दिया। ठीक है? ये क्या है? विदेशी बैंक है यहाँ पे। अब मान लो क्या इन और इस एसबीआई की पूंजी कितनी है? 50 है और इसकी पूंजी कितनी है? इसकी पूंजी हम मान लेते हैं 90 है। ठीक है? तो 90% अगर 90 रुपए है इसके पास। थैंक यू पिंटू जी, थैंक यू। ठीक हूँ, अभी ठीक हूँ, थोड़ा-सा वायरल हो रखा था, फीवर आ रहा था इसलिए नहीं आ रही थी लाइव में, छुट्टी पे थी, अभी ठीक हूँ। तो फॉरेन वाले के पास कितना है 90 रुपए है, ठीक है? और एसबीआई के पास 50 रुपए और ये भारत की जो छोटे-छोटे बैंक है इनके पास 10-10 रुपए है। अब मान लो कि एसबीआई तो फिर भी प्रतिस्पर्धा कर सकती है, ये तो मान लो लोगों को ज़्यादा इसके पास ज़्यादा पैसे, ये ज़्यादा लोगों को लोन देगा, ज़्यादा से ज़्यादा टर्म एंड पॉलिसी देगा, जो भी कवरेज होगा वो देगा, लेकिन एसबीआई भी देगा, वो एक लिमिटेशन में देगा क्योंकि उसके पास पैसे अभी इससे कम है, ठीक है? तो एसबीआई फिर भी प्रतिस्पर्धा करेगा, मान ले इसने 10 लोगों को दिया तो एसबीआई 4 लोगों को दिया। लेकिन इन छोटे बैंकों का विलय अगर हम कर देते हैं एसबीआई के साथ, तो एसबीआई की पूंजी कितनी हो गई? इसकी भी पूंजी 90 हो गई ना, क्योंकि 50 इसकी थी और 40 इन लोगों की हो गई, 90 हो गई और जब दोनों बराबरी पे आ गए, तो दोनों में प्रतिस्पर्धा बराबर हो जाएगा। मान लो आप लोग यूपीएससी एस्पिरेंट हो, है ना? और अगर हम आपको कॉम्पिटिशन करने के लिए किसी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चे के साथ बैठा देते हैं, आगे कौन निकलेगा? यूपीएससी वाले ज़ाहिर-सी बात है यूपीएससी वाले, क्योंकि उनको डेप्थ नॉलेज होती है, वो डेप्थ से चीज़ों को पढ़ रहे हैं, वो बच्चे वनडे के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो दोनों में अंतर होता है। देखिए, मेरे एक बच्चे का ऑफलाइन बच्चे का कंसर्न है कि मैम जो अभी का टाइम है ना ज़्यादातर वन लाइनर एग्ज़ाम जो होते हैं, बिहार में वनडे एग्ज़ाम वाले बच्चे निकाल लेते हैं। मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, तो वो बच्चे ज़्यादातर वन लाइनर बुक्स को प्रेफ़रेंस करते हैं और निकालते भी हैं, नो डाउट इसमें। लेकिन बात जब मेंस लिखने की आती है, तो वो बच्चे पीछे हट जाते हैं। अभी 70वीं मेंस का एग्ज़ाम हुआ और उसमें लगभग 3000 बच्चों ने पेपर नहीं दिए। मेंस का पेपर नहीं दिया उन्होंने। ये डेटा है आयोग की तरफ से और 3000 बच्चे जब मेंस का पेपर नहीं दिए हैं, इसका मतलब कहीं न कहीं रीज़न यही हो चलो प्रीलिम्स आदमी एक मान छोड़ सकता है कि सेंटर दूर था और भी बहुत सारे रीज़न होते, तैयारी नहीं थी, मौसम का कुछ होता है ऐसे कुछ करके। लेकिन मेंस नहीं छोड़ सकता ना कोई, है ना? तो मेंस अगर छोड़े हैं बच्चों ने इसका मतलब तैयारी बेहतर नहीं थी, उन्हें आइडिया नहीं था इस चीज़ का। तो कहीं न कहीं चुनौती आ ही जाती है इसमें नो डाउट, ठीक है? तो ये मान लो अब 90-90 रुपए दोनों के पास हो गए, तो दोनों प्रतिस्पर्धा करेंगे और जब भारत का ही अपना ही बैंक हमें अच्छे ब्याजों पे आपको लोन वगैरह प्रोवाइड कर रहा है, बैंक लोन, होम लोन, कार लोन, फलान-ढिमकान जो भी देता है, एजुकेशन लोन सब दे रहा है। तो हम उसके पास क्यों जाएँगे? हम अपने ही बैंक में इन्वेस्ट करेंगे ना और जब हम अपना इन्वेस्ट करेंगे तो भारत की जीडीपी ग्रोथ करेगी। जीडीपी ग्रोथ करेगा तो भारत का मुद्रा ग्रोथ करेगा और भारत की स्थिति बेहतर होगी। विकास की तरफ बढ़ेगा, विकासात्मक कार्य होंगे और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। अब मान लो धीरे-धीरे आने वाले समय में इसकी पूँजी 90 ही रह गई और इसने इतना इन्वेस्ट किया कि इसको 100 का रिटर्न होने लगा। तभी तो इसमें ताकत है कि ये विदेशों में भी अपनी शाखाएँ खोल सकता है। जैसे वहाँ का आकर के यहाँ खोला है, तो हमारा भी तो जाके खोल सकता है ना दूसरे देशों में। इसीलिए एसबीआई की शाखाएँ विश्व के कई सारे देशों में भी हैं, क्योंकि विलय होने के बाद उसका पूँजी प्रवाह ज़्यादा हो गया। ठीक है? अब समझ में आ गया होगा आई थिंक कि आप लोगों को? हाँ, यही था टर्म यूनिवर्सल बैंकिंग और नैरो बैंकिंग का। ऊपर से छोटे बैंक जो थे उनको ये कहा गया जो मान लो इनकी तो 10 रुपए अब कुछ ऐसे बैंक भी रहे होंगे जिसकी पूँजी 15 रही होगी, किसी की 20 रही होगी, तो उन बैंकों को कहा गया कि आप ऐसे लोन मत दो। नरसिम्हा राव की सरकार थी, मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे उसमें।
उसमें कहा गया कि आप ऐसे बैंकों को ऋण मत दो जो कि आपको ये बताए कि जैसे कि जोखिम वाला हो। जैसे एचडीएफसी है, मान लो छोटा है उसका टर्न, जैसे आईसीआईसी है उसका छोटा है एरिया, या जो टर्न है वो कम है। तो उनको कहा गया है कि जोखिम वाले, अब जोखिम वाले में जैसे किसान लोन है ना? कृषि लोन दिया जाता है। तो मान लो कि कृषि लोन दिया गया और किसान मर गया, उस लोन को माफ करना होगा, वसूली नहीं हो पाएगी ना उस लोन की, वो पैसा डूब जाएगा, और डूबेगा तो धीरे धीरे ये बैंक क्या होंगे, कमजोर होते जाएंगे, कमजोर होते जाएंगे, फिर आने वाली स्थिति में बेकार हो जाएंगे। तो ऐसे बैंकों के, और अगर ये बैंक इन गाइडलाइंस के, और ये गाइडलाइन जारी कौन करेगा, आरबीआई, और इन बैंक के खिलाफ अगर जाते हैं, अपने रूल्स के खिलाफ अगर जाते हैं, तो आरबीआई इन पे जुर्माना भी लगाती है ना? अभी लगाया है ना किसी पे, बैंक ऑफ बड़ौदा पे शायद लगाया हुआ है इसी चीज को लेकर के। तो आप लोग आई थिंक समझ गए होंगे। और इसी की वजह से जैसे स्टूडेंट लोन है, उस पे ब्याज कम होता है, इस तरह के लोन देने के लिए इन्हें मना किया गया, तभी दे सकते हैं, उसके लिए वो बांध दिया गया, उनके क्राइटेरिया फिक्स है और उसी के हिसाब से बांध दिया गया, ठीक है। अप्रैल में सकल जीडीपी प्रवाह 8.801 डॉलर रहा, जो पिछले 39 महीने में सबसे अधिक है। अप्रैल का सकल एफडीआई प्रवाह साल दर साल आधार पर 23% अधिक है। शुद्ध एफडीआई विदेशी और कंपनियों द्वारा किए गए। आपका क्या नाम है बच्चा? मीडियम क्या है आपका? हाँ, मीडियम मीडियम, इंग्लिश मीडियम, अच्छा। भारतीय कंपनियों के विदेशों में निवेश को घटकर निकाला जाता है। अप्रैल में भी निर्माण और व्यावसायिक सेवाओं के कुल सकल एफडीआई लगभग आधा हिस्सा निवेश हुआ है। वर्ष 2024-25 में शुद्ध एफडीआई केवल 2.9 अरब डॉलर रहा, जो 2023-24 में 10.113 अरब डॉलर से 77% कम है, ठीक है। यानी कि पिछले बार की तुलना से इस बार, हाँ हाँ बिल्कुल लड्डू जी, 1960 मैंने बोला भी कि 1969 के बाद लगभग बैंकों को मर्ज करने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। अभी भी किए जाते हैं कुछ कुछ दिनों में। मुझे भी लग रहा था पिंटू जी कि मेरे बच्चे मिस कर रहे होंगे मुझे, बट तबीयत थोड़ी ठीक नहीं होने की वजह से मैं नहीं आ पा रही थी। विश्व बैंक ने जून 2025 में बताया कि 2023 में देश में एफडीआई गिरकर 435 अरब डॉलर रह गया, जो लगभग अब तक का सबसे कम है। विश्व बैंक के उप मुख्य अर्थशास्त्री एम ए ahwan कोसे ने इसे चिंता की घंटी बताई है। कोसे के अनुसार एफडीआई में गिरावट को पलटना रोजगार सृजन, सतत विकास और व्यापक विकास लक्षण के आवश्यक है। बोल रहे हैं कि कोसे का कहना है कि अगर एफडीआई में अप एंड डाउन होते हैं तो वो तो ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा अप एंड डाउन होना, ये रोजगार सृजन और बाकी देश के विकास की भागीदारी में एक चिंता का विषय बना हुआ है। अप्रैल में भी विदेशी निवेश के द्वारा धन की वापसी रही, लेकिन यह पिछले साल की तुलना में आधे से कम यानी 1.6 अरब डॉलर रहा। मार्च की तुलना में यह 36% भी कम रहा। भारतीय कंपनियों द्वारा एफडीआई अप्रैल में 3.19 अरब डॉलर रहा, जो साल दो साल प्रतिशत में 169% अधिक है। तो आप लोग क्या कहेंगे, अपनी क्या राय देंगे इतनी बातें सुनने के बाद, कि क्या भारत में एफडीआई का बहुत ज्यादा निवेश भारत के लिए अच्छा है या बुरा है? भारतीय कंपनियों का मुख्य एफडीआई क्षेत्र बिजली, गैस, जल, वित्तीय, बीमा और व्यावसायिक सेवाएं रही हैं। भारतीय कंपनियों के प्रमुख निवेशक गंतव्य जो है, यानी जो अपना निवेश करते हैं भारत में, उसमें सिंगापुर टॉप पे है, मॉरिशस सेकंड नंबर पे है और थर्ड नंबर पे जर्मनी है। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। क्वेश्चन लिख देती हूँ मैं, आप लोग आंसर दे दीजिएगा, इसका क्वेश्चन इसके साथ ऐड नहीं हुआ है कि भारत में एफडीआई निवेश को किस वर्ष अनुमति दी गई थी? अनुमति दी गई थी। आपके स्क्रीन पे ऑप्शन लिख रही हूँ। ऑप्शन ए है 1991, ऑप्शन बी है 1995, ऑप्शन सी है 1947 एंड ऑप्शन डी है 19
98। तो आप इसका उत्तर हमें कमेंट करके बताइए, तब तक मैं अगला स्लाइड एक बार देखती हूँ कि अगला स्लाइड में क्या है। बोल रहा है कि पटना वाटर मेट्रो की बात कर रहा है ना? भारत का पहला वाटर मेट्रो 2023 में कोच्चिन के वेम्बनाड झील में शुरू किया गया था। ठीक है? तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि भारत में जो वेम्बनाड झील में शुरू किया गया था पहला वाटर मेट्रो, ठीक है? उसके बाद बंगाल में भी काम चल रहा है, हुगली में। उसके अलावा भारत का पटना मेट्रो यानी पटना में भी इसको संचालित करने की बात कही जा रही है, पटना मेट्रो को लेकर के। तो पटना मेट्रो में अगर संचालित होता है तो इसके पीछे कई सारी समस्याएँ भी आ रही है। ऐसा नहीं है कि बस जैसे कि अभी तो फिलहाल वहाँ पे स्थल मार्ग वाले मेट्रो का काम चल रहा है, 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। तो इससे क्या फ़ायदे होंगे? एक तो जाम की समस्या से निजात मिलेगा, जैसे पटना का आप देखोगे अशोक राजपथ वाला जो एरिया है गांधी मैदान से लेकर के एनआईटी तक का, महेंद्रू वगैरह का, तो काफ़ी रश वाला एरिया है और कई सारे कॉलेजेस भी हैं उस रास्ते में, कोचिंग वगैरह भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, कॉलेज बड़े-बड़े कॉलेज हैं वहाँ पे, तो बहुत दिक्कत होती है। उसके अलावा उसे अगर गंगा नदी से जोड़ा जा रहा है, तो उसके लिए कई सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। एक तो उसको ऐसे घाट चाहिए जो प्रॉपर शिप को वहाँ पे डंप किया जा सके। दूसरा ये है कि उसमें हाँ, दूसरा ये है कि वहाँ पे अगर बनाया जा रहा है तो जो स्थलीय मार्ग का मेट्रो है, वो जलीय मार्ग से काफ़ी दूर ना हो, ताकि लोग वहाँ पे अगर उतरते हैं तो वहाँ से फिर आगे भी बढ़ सकें। कई सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनाने की कोशिश की जा रही है पटना मेट्रो को। सारे बच्चा लोग आंसर दे रहे हैं और आंसर लगभग सही जा रहा है बच्चा लोग का, ठीक है। तो पटना मेट्रो का तो इतना ही था कि पहला जो था वो 2023 में कोच्चिन में वेम्बनाड में शुरू किया गया था। उसके बाद हुगली में भी काम चल रहा है अभी, लेकिन पटना में वाटर मेट्रो शुरू करने की बात कर रहा है। अभी फिलहाल तो स्थलीय मार्ग वाला मेट्रो पे काम चल रहा है उसके, लेकिन फिर देखते हैं कि हाँ, हाँ, ठीक है। बिल्कुल सही है कि आंसर 1991 होगा इसका, 1991 में अपनाया था भारत ने इसको। और उससे पहले क्यों नहीं है? भारत आज़ाद हो गया 1947 में, तो 1947 में जब आज़ाद हुआ, तो उससे पहले भी भारत यानी 1947 के दशक में भी भारत अपना सकता था एफडीआई को, क्यों नहीं अपनाया? नहीं, एक किस्सा सुने हैं ना कि लोगों का मुँह जल जाता है जब दूध से, तो छाछ भी लोग फूँक-फूँक के पीते हैं। है ना? भारत जो 1498 में वास्को डी गामा भारत आया, ठीक है? तो क्या करने आया था? व्यापार करने के लिए और धीरे से फिर उसने एक अपनी दुकान खोली, उस दुकान को फैक्ट्री में कन्वर्ट किया गया, फैक्ट्री पूरे व्यापार के रूप में फ़ॉर्म हुई और उसका देखा-देखी फिर कौन आया? डच आए, डेनिश आए, फ्रांसीसी आए, है ना? अंग्रेज आए, तो सारे चले गए और अंग्रेजों ने राज किया। तो ये सिलसिला वहीं से शुरू हुआ था और इसीलिए एफडीआई को का निवेश जो है वो बहुत ज़्यादा करने पे प्रतिबंध था कि बहुत ज़्यादा नहीं किया जा सकता। रीज़न उसके पीछे यही था। तो ये चीज़ें थी कि भारत को डर था कि कहीं हम फिर से एफडीआई निवेश अगर करते हैं, तो फिर वही स्थिति ना दोहरा जाए। इसीलिए मैंने जो किस्सा सुनाया ना कि दूध से तो मुँह जला हुआ था इसलिए छाछ भी फूँक-फूँक के पी रहे थे। तो वो एक कंडीशन थी इसी को लेकर के, ठीक है? इसी के साथ एक और सवाल आपके स्क्रीन पे लिख रही हूँ, पटना मेट्रो से संबंधित आई थिंक कि आप लोगों को पता होगा, ये बहुत ही सुर्खियों में है। क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन ये है कि पटना मेट्रो की शुरुआत कब की गई थी? आपके स्क्रीन पे ऑप्शन लिख रही हूँ, ऑप्शन ए है 2019, ऑप्शन बी है 2022, ऑप्शन सी है 2013 एंड ऑप्शन डी है 2020। इसका उत्तर दीजिए। और एक और क्वेश्चन लिख रही हूँ, पटना मेट्रो का विकास किसके सहयोग से किया जा रहा है? ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए लिख रही हूँ आपके स्क्रीन पे, दिल्ली मेट्रो, डीएमआरसी जिसको बोलते हैं।
ऑप्शन बी है मुंबई मेट्रो, ऑप्शन सी है गुजरात मेट्रो और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी बताइए आंसर आप लोग, मैं वेट कर रही हूँ आपके आंसर का। कुछ भी बताइए गलत सही, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी, अभी आंसर बता के जाऊंगी। चलो कोई नहीं, मैं बता देती हूँ बच्चा लोग। पटना मेट्रो की शुरुआत कब की गई थी, सवाल ये है। तो पटना मेट्रो की शुरुआत 2019 में की गई थी। ठीक है। दूसरा सवाल जो ये था कि पटना मेट्रो का विकास किसके सहयोग से किया जा रहा है, तो डीएमआरसी यानी दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन के तहत किया जा रहा है, दिल्ली जो है संचालित कर रहा है। हाँ बिल्कुल, पिंटू जी का आंसर सही है, 2019 होगा। और दूसरे वाले का आंसर होगा दिल्ली मेट्रो। ठीक है, दोनों का ऑप्शन ए होगा। वेरी गुड, पिंटू जी का आंसर सही है। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, इसी के साथ ही मैं आज का सेशन समाप्त करती हूँ। कल फिर मिलूंगी कुछ नई सुर्खियों के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें और पढ़ाई करते रहें। थैंक यू क्लास। बता दिया लड्डू जी, बता दिया।